अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ विद माजिद। तमाम वीडियो अपडेट के लिए खौफनाक कहानियाँ विद माजिद को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। मुझे यकीन है आप पर, आपकी हर बात पर। तो अब बोलो, क्या कहना था तुम्हें? मैं चाहती थी कि कुछ दिनों के लिए आउटिंग पर चलें, बस इतनी सी बात। सैराब हंस पड़ा। कितने दिनों के लिए? यही 1 हफ्ते के लिए। नहीं, ये मुमकिन नहीं। सैराब ने नफ़ी में सर हिलाया। ये बहुत। वो रुक गया। ज़्यादा दिन है ना, चलें छोड़ें फिर कभी सही। मैं कह रहा हूँ ये बहुत। वो फिर रुक कर उसे शरीर निगाहों से देखने लगा। क्या बहुत पर आकर रुक जाते हैं आप? बात तो पूरी करें। ये बहुत कम दिन हैं जानम, उसने जल्दी से कहा। हम 1 माह के लिए चलेंगे। क्या? शम्मा ने बेयकीनी से कहा। अब देखना, रात को हमें वो मकाम ख्वाब में दिखाई दे जाएगा जहां हमें जाना होगा। 3 माह गुजर गए। शम्मा ने दोबारा जिक्र ही ना किया कि सैराब खुद ही वक्त निकाल लेगा। फिर एक दिन अचानक सैराब ने ट्रिप पर जाने का ऐलान कर दिया। कैलाश की जन्नत नज़ीर वादियों में आज उनका 3रा दिन था। सैराब शम्मा को स्विट्ज़रलैंड ले जाना चाहता था, मगर शम्मा ने जब दबी ज़ुबान से कैलाश देखने की ख्वाहिश की तो सैराब ने उसकी तमन्ना को हुक्म जानकर सर तस्लीम खम कर दिया। वो अपनी कार पर ही आए थे। सैराब जानता था जो लुत्फ़ अपनी सवारी में है वो किसी और ज़रिए में नहीं। वादी के कल्ब में उन्होंने सरबीना होटल के नाम पर एक ऐसी इमारत में कमरा हासिल कर लिया था जो रेस्ट हाउस से मिलती जुलती थी। इमारत के मालिक शमरोज़ खान ने उसे होटल का नाम दिया था। शमरोज़ खान एक जवान, दिलेर और हंसमुख आदमी था। सैराब हर रोज़ शम्मा को साथ लेता। दोपहर के खाने के नाम पर पराठे, कबाब और कभी कभी अंडा बर्गर टाइप कोई शय बनवा कर बैग में डाल लेते। जहाँ तक गाड़ी जा पाती वहाँ तक वो गाड़ी पर आते, उससे आगे वो पैदल हो लेते। कुदरती मनाजिर के जलवों में शम्मा की तस्वीरें वो इस बेताद से बनाता कि वो घबरा जाती। आज वो शम्मा को वादी के जनूब में वाक़या एक तबाह हाल महल की सैर कराने के लिए लाया था। रवायात जो वहाँ के मकामी लोगों से सुनी गई थीं और जिनमें शमरोज़ खान पेश था, उनके मुताबिक ये महल तकरीबन 2 सदियाँ पहले वहाँ के हुक्मरान कलमाशाह की रिहाइशगाह थी। कलमाशाह नादीदा क़ुव्वतों का हामिल था और उसने उस महल के तहखाने में अपना तिलिस्म खाना बना रखा था, जहां उसकी मौत के बाद भी जाते हुए लोग खौफ खाते थे। सैराब एक निडर आदमी था। उसने शमरोज़ खान से कलमाशाह के स्याह महल का रास्ता पूछा और उसके मना करने के बावजूद शम्मा को लेकर चल पड़ा। शम्मा इस सारी बेसरोपा कहानी से नावाकिफ़ थी और उसकी बेखबरी ही उसके लिए बेहतर थी, वरना औरत होने के नाते शायद वो ना खुद वहाँ जाती और ना सैराब को जाने देती। शमरोज़ खान ने सैराब से कहा था कि अगर वो वहाँ जाना ही चाहता है तो किसी मकामी लड़के को साथ ले जाए या कम से कम कोई हथियार ज़रूर साथ ले ले। सैराब ने उसकी पहली बात से तो कतई इत्तफ़ाक़ नहीं किया, अलबत्ता दूसरी बात पर मामूली से गौर के बाद उसने अमल करने का फ़ैसला कर लिया और शमरोज़ ही से एक ऑटोमेटिक जदीद रिवाल्वर ख़रीद लिया, जिसके साथ शमरोज़ ने गोलियों के 50 राउंड भी फराहम कर दिए थे। स्याह महल अपने नाम से बेहद मुताबिकत रखता था। काले, बेढंगे मगर बेहद मजबूत पत्थरों से तामीर शुदा उस पुरशिकवा महल के खंडरात भी अपने अंदर ना जाने कितने असरार छुपाए हुए थे। जब सैराब और शम्मा ने इर्द गिर्द फैले हुए सरसब्ज़ और शादाब मनाजिर के मरकज़ में उन पर नज़र डाली तो एक लम्हे के लिए हैरान होकर रह गए। यूँ महसूस हुआ जैसे वो खंडरात अभी बोल पड़ेंगे, उनको पुकार लेंगे और अपनी स्याह लंबी लंबी बाहें फैलाकर उन दोनों को आगोश में ले लेंगे। सैराब, क्या इन खंडरों की सैर ज़रूरी है? उसने धीरे से पूछा। सैराब चौंका, फिर वो जैसे अपने हवास में आ गया। जानम, क्या तुम खौफज़दा हो? नहीं तो मगर क्या ये जगह आसेफ़ज़दा सी नहीं लगती? वो बुरा सा मुँह बनाकर बोला। चलो आओ, क्या तोहम परस्ती है? वो उसका हाथ थामकर नीचे उतरने लगा। महल के सामने पहुंचकर वो रुके। शम्मा ने चंद लम्हों में उतरती चढ़ती सांसें दुरुस्त की। उसके बाद वो शम्मा का हाथ थामकर
महल के अंदर दाखिल हो गया। अंदर पहुंचकर वो रुके। ये खंडरात का एक ऐसा नीम तारीख हिस्सा था जो आधी से ज़्यादा छत गिरने से पहले किसी बहुत बड़े हाल का हिस्सा रहा होगा। हर तरफ वीरानी भूत बनी नाच रही थी। यूं लगता था किसी नादीदा हाथ ने वहाँ के दरो दीवार से ज़िंदगी के तमाम आसार खुरच कर मिटा दिए हों। उजड़ा उजड़ा सुनसान खंडर उन दोनों के कदमों की आहटों की गूंज से लरज़ रहा था। इस पुरहौल बाज़गश्त और जले सड़े खंडरात की पुरहेबत माहौल से शमा खासी दहशतज़दा लग रही थी। उसका दिल सीने में उछल उछल कर धड़क रहा था। वो वहशत भरी नज़रों से अब उस पुरस्रार नीम उजाले नीम अंधेरे में इधर उधर झांक रही थी। दाएं हाथ से उसने सेराब का बाजू इस बुरी तरह जकड़ा हुआ था कि वो उसके नाखून गोश्त में उतरते हुए महसूस कर रहा था। शमा बड़ी सहमी सहमी और मोहताज रफ्तार से चल रही थी, जैसे उसे अपने कदमों की चाप के बुलंद होने से खौफ आ रहा हो, या अगर उसने ज़ोर से ज़मीन पर कदम रखा तो किसी सिमत से कोई तहखाना नमूदार होकर उन्हें निगल लेगा। सेराब भी इस सूरत हाल से मुतासिर था, मगर इतना नहीं जिस कदर शमा। सेराब ने उसके उस हाथ पर हाथ रखा जिससे उसने सेराब का बाजू थाम रखा था। जी, वो गड़बड़ा कर बोल पड़ी और रुक गई। सेराब ने उसकी खौफज़दा हालत को देखा और मुस्कुराया। क्या बात है, क्या तुम खौफ महसूस कर रही हो? नहीं तो बस ये तारीकी बेहद बोझल लग रही है, शमा ने जल्दी से जवाब दिया। आओ ज़रा देर को बाहर चलें, खुली फ़िज़ा में ये कैफियत ख़त्म हो जाएगी। वैसे सुना है इस इमारत का कोना कोना देखने से ताल्लुक़ रखता है, ख़ास तौर पर इसका तहखाना। सेराब उसे साथ लिए बैरूनी रास्ते की तरफ बढ़ा। तहखाना? वो हकलाई। क्या यहाँ कोई तहखाना भी है? हाँ, मगर इससे पहले कि सेराब पूरा जवाब दे पाता, बोसीदा हाल छना छन छन की तेज़ तरीन आवाज़ों से गूंज उठा। साथ ही दफ पर चोट पड़ी। बिल्कुल यूं महसूस हो रहा था जैसे वहाँ अचानक ही महफिल रक़्स व सरूर बर्पा हो गई हो। शमा और सेराब दोनों ही उछल पड़े। शमा का सारा जिस्म लर्ज़ रहा था और सेराब भी कुछ परेशान सा हो गया था। उसी लम्हे मौसीकी का शोर धीरे धीरे बुलंद होने लगा और यकायक किसी तेज़ कहके की मुसलसल गूंज ने मौसीकी का सीना चीरना शुरू कर दिया। सेराब बौखला कर पलटा तो हाल के आखिरी कोने में एक खिड़की दिखाई दी, जिसमें आनी सलाखें लगी हुई थी। उन आनी सलाखों को दोनों हाथों से थामे एक बूढ़ा हंस रहा था। उसके जिस्म पर चीथड़े झूल रहे थे। झाड़ झंगार दाढ़ी सीने पर फैली हुई थी और सर के बाल मोटी मोटी लट्टों की सूरत इख्तियार कर गए थे। उन दोनों को देखकर उसने हंसना बंद कर दिया और फिर किसी गैर मानूस ज़ुबान में ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। सेराब ने उस बूढ़े के चेहरे पर वहशत, दहशत और खौफ का एक ऐसा मिला जुला तासुर देखा कि ख्वाहिश के बावजूद वो वहाँ रुक ना सका। उसने लरजती कांपती शमा का हाथ थामा और दोनों गिरते पड़ते खंडरात से बाहर निकल आए। उनके बाहर आते ही एकदम मौसीकी का वो यकबैक उबल पड़ने वाला शोर थम गया। हर तरफ सन्नाटा छा गया और उनके कान साएं साएं की आवाज़ों से गूंजने लगे। यूं महसूस हुआ जैसे वो इंजन शेड से यकदम खुली फ़िज़ा में आ गए हों और कान बेसमाती की कैफियत से दो चार हो गए हों। चलिए, जल्दी चलिए यहाँ से, शमा ने उसे खींचते हुए कहा। मैं पहले ही कह रही थी ये जगह आसेब ज़दा है। सेराब ने ज़िद करना मुनासिब ख्याल ना किया। जो सूरत हाल पेश आई थी उसके बाद वो ख़ुद को भी मुतमईन ना कर पा रहा था। वो खामोशी से शमा के तेज़ कदमों का साथ देने लगा। शमा ने इस बुरी तरह उसका हाथ मजबूती से जकड़ रखा था कि उसकी उंगलियों में दर्द होने लगा, मगर उसने अपना हाथ उसकी गिरफ्त से आज़ाद ना कराया। वो जानता था कि इस वक्त उसका हाथ थाम कर ही शमा हौसलामंद है। अगर वो उससे अपना हाथ छुड़वा लेता तो शायद वो वहीं ढेर हो जाती। उतराई में इतनी देर ना लगी थी जितनी जल्दी वो चढ़ाई पार कर आए। अपनी कार के करीब पहुँचते पहुँचते सेराब के जहन में एक और ख्याल ने सर उभारा। उसने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि मकामी बाशिंदों में से कुछ अयार लोगों ने अपनी नाजायज़ सरगर्मियों के लिए स्याह महल को अपनी आमाजगाह बना लिया हो।
और इस तरह की मौसीकी और दूसरी अलामतों की आड़ में स्याहों या बस्ती के दूसरे लोगों को वहां आने से रोक रखा हो। अगर ऐसा ही है तो फिर उनकी कार का भी खुदा ही हाफिज था। अगर वो लोग इनको परेशान करना चाहते हैं तो फिर कार का सही सलामत होना भी मशकूक था। ताहम ये देखकर उसकी जान में जान आई कि कार को कोई नुकसान ना पहुंचा था। टायर भी सही सलामत थे और टंकी भी महफूज थी। उसने कार को अनलॉक किया, शमा को अंदर बिठाया, खुद ड्राइविंग सीट पर आया और गाड़ी को स्टार्ट कर दिया। दोपहर ढल रही थी। फिजा में हर तरफ भीनी भीनी खुशबू फैली हुई थी। दूर नीचे स्याह महल उनको उदास और हसरत भरी नज़रों से देख रहा था। सैराब ने एक नज़र इर्द गिर्द देखा। क्या सोच रहे हैं, चले ना? शमा झिंझला सी गई। अच्छा बाबा, अच्छा, चल तो रहा हूँ, वो उसे प्यार से देखकर बोला। वो अभी तक सहमी हुई और खौफज़दा थी। 1 घंटे बाद जब वो होटल वापस पहुँचे तो शाम के आसार ज़ाहिर हो रहे थे। शमरोज़ खान होटल के लान में माली से काम करा रहा था। आजकल चूँकि सीज़न नहीं था, इसलिए उसके होटल में शमा और सैराब के अलावा सिर्फ 3 मुसाफिर और ठहरे हुए थे, जिनमें से एक अख्तर फारूकी था और दूसरे 2 मियाँ बीवी नक्काश और मिसेस नक्काश थे। ये तीनों सैराब के कमरे के बिल्कुल सामने वाले 2 कमरों में रिहाइश पजीर थे। गुज़िश्ता 3 दिनों में उनसे सिवाय हेलो हेलो के और कोई बात नहीं हुई थी। हाँ, अख्तर फारूकी ने उनसे शाम की चाय का वादा ले लिया था। वो एक हंसमुख और जिंदा दिल आदमी था और इस इलाके के बारे में खासी मालूमात रखता था। शमरोज़ उन दोनों को कार से उतरते देखकर मुस्कुराया। फिर शमा के चेहरे पर नज़र पड़ते ही वो संजीदा हो गया। उसे लगा जैसे कुछ गड़बड़ ज़रूर है। उसने माली को काम करते रहने की हिदायत की और ख़ुद उन दोनों की तरफ बढ़ा। क्या बात है साहब, आप जल्दी लौट आए। शमरोज़ खान ने आगे बढ़कर सैराब के कंधों से बैग उतरवाकर खुद थाम लिया। हाँ भाई बस। सैराब ने शमा के जर्द पड़ते चेहरे को देखा और उसकी निगाहों में तशवीश लहरा गई। क्या बात है साहब, खैरियत तो है ना? शमरोज़ ने कुरेदा। वो अपने तजस्सुस को छुपा ना पा रहा था। हाँ हाँ, खैरियत ही है। तुम जल्दी से ताज़ा चाय बनवा दो, हम यहीं लान में बैठेंगे। सैराब शमा को लेकर लान में एक दरख्त के नीचे बिछी कुर्सियों और मेज़ की तरफ बढ़ गया। सैराब और शमा कुर्सियों पर बैठ गए। उसने बड़ी मोहब्बत से शमा का हाथ थाम लिया, मगर कुछ कहने से पहले बुरी तरह चौंका। तुम्हें तो तेज़ बुखार हो रहा है। वो बाकायदा घबरा गया। कुछ नहीं, अभी ठीक हो जाएगा, एस्प्रिन दे दें मुझे। शमा ने कमज़ोर सी आवाज़ में कहा। नहीं, ये एस्प्रिन का काम नहीं है। वो पेशाबी से उठ खड़ा हुआ। उसी वक्त शमरोज़ किचन से निकला। शमरोज़ खान, सैराब ने उसे आवाज़ दी। जी साहब, आया। वो लिपक कर करीब चला आया। यहाँ करीब कोई डॉक्टर वाक्टर है? नहीं साहब, मगर बात क्या है? वो भी घबरा गया। शमा को बहुत तेज़ बुखार है, वो बेचैनी से बोला। साहब, हमने आपको मना भी किया था कि उधर मत जाओ, मगर आप माना ही नहीं। बेगम साहब उस मनहूस जगह को देखकर बीमार हो गया ना। अरे इन सब बातों को छोड़ो शमरोज़ खान, ये बताओ कि डॉक्टर कहाँ मिल सकता है? मैं उसे गाड़ी पर जाकर ले आऊँगा। इधर 50-50 कोस दूर कोई डॉक्टर नहीं है साहब। आप किधर से लाएगा? मगर बात वही है, आपको उधर नहीं जाना चाहिए था। सैराब, मुझे कमरे में ले चलें, मेरा दिल घबरा रहा है। अचानक शमा बोली तो सैराब के रहे से ओसान भी ख़ता हो गए। जानम, खुदा के लिए ख़ुद को संभालो, मैं कुछ करता हूँ, आओ पहले तुम्हें कमरे में पहुँचा दूँ। उसने शमा का एक बाजू कंधे पर रखा और कमर पर से हाथ गुजार कर उसे साथ लपेट लिया। शमा बेसुध होते हुए उसके साथ लगी आहिस्ता रवई से चल पड़ी। सैराब का दिल इस कदर ज़ोर से धड़क रहा था कि वो खुद भी उसकी आवाज़ और रफ्तार महसूस कर रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, शमा के लिए अपनी जान दे दे या किसी की जान ले ले। वो उस वक्त को कोस रहा था जब वो शमा के मना करने पर भी स्याह महल में जहा घुसा था। कमरे में आकर उसने शमा को बेड पर लिटाया, उस पर कंबल डाला। शमा का बदन बुखार और सर्दी से बाकायदा लर्ज रहा था। शमरोज़ खान उसके पीछे खड़ा होंठ काट रहा था। वो भी खासा उलझा हुआ और परेशान था।
साहब आप वहाँ कितनी देर रहे? वो अचानक बोला तो सैराब को तैश आ गया। मैं यहाँ शमा की वजह से परेशान हूँ और तुम्हारी सुई एक ही बात पर अड़ी हुई है। अब अगर मैं वहाँ चला ही गया था तो फिर क्या जान दे दूँ? मेरी मुश्किल इस वक्त यह है कि शमा के लिए मालिश की ज़रूरत है। तुम इस सिलसिले में कुछ कर सकते हो तो करो, वरना खामोश रहो। साहब आप समझते नहीं हैं, शमरोज़ खान बेबसी से बोला। मैं बेगम साहब की ये हालत देख कर ही कह रहा हूँ कि आपको स्याह महल नहीं जाना चाहिए था, या कम अज़ कम बेगम साहब को साथ लेकर नहीं जाना चाहिए था। शमरोज़, सैराब बाकायदा चिल्लाया। शमरोज़ ठीक कह रहा है मिस्टर सैराब। अचानक एक आवाज़ ने उन दोनों को चौंका दिया। वो इकट्ठे ही पलटे। आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए था। दरवाज़े में अख्तर फारूकी खड़ा उन्हें अजीब सी नज़रों से देख रहा था।